ये स्लाइड तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम दूसरी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो इसका इम्पैक्ट वो होगा कि दिस इज टर्न इनटू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल का मतलब क्या है? रिसिप्ट बेस पे नहीं जाना है, ठीक है। भले ही एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट नहीं हुआ हो, फिर भी हम उसको अकाउंट में कंसीडर करेंगे। सो द इम्पैक्ट इज ड्यू टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट together with the periodicity and a matching concept, it will give rise to prepaid expenses. prepaid expenses का मतलब क्या होता है? ऐसा आपको पता है? सर क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? सर वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिया है, जैसे सैलरी हो गया, हमने ऑलरेडी 2 महीने का पहले हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, लेकिन हाँ। वह एक्सपेंस अक्रू नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, फॉर हाँ। एग्जांपल, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्टॉक की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, स्टॉक की, जो हर मंथ मार्च 15 को मैं पेमेंट करता हूँ और वह 1 साल की होती है, ठीक है। तो 31 मार्च को तो मेरा ईयर एंड हो जाएगा, लेकिन मैंने पूरे साल की इंश्योरेंस पॉलिसी मार्च 15 को ही पे कर दी। तो इस साल में तो मेरा एक्सपेंस कितना होगा? सिर्फ 15 दिन का ही हुआ, बिकॉज 31 मार्च को तो ईयर एंड हो जाएगा। समझ में आया? तो बाकी का जो भी 350 डेज का एक्सपेंस है वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। समझ में आ रहा है सुदीप? आ रहा है। ओके। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है सुदीप, बताए? नो आइडिया सर, नो आइडिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है जो खर्चा हमारे चुकाने का बाकी है। ओके सर। फॉर एग्जांपल, हर मैंने अपनी फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, ठीक है। मैं हर मंथ 50,000 का रेंट पे आउट करता हूँ और मेरी रेंट पेमेंट की ड्यू डेट है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो 31 मार्च इज माई ईयर एंड, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को मैंने मार्च महीने का रेंट पे नहीं किया है, बिकॉज आई एम लायबल टू पे सच रेंट बाय 7th अप्रैल। मार्च का रेंट मुझे कब पे करना है? 7th अप्रैल को, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट ऐसे बना हुआ है। तो 31 मार्च को मेरा रेंट ड्यू हो चुका है, क्योंकि मैंने पूरे मार्च महीने में मेरी फैक्ट्री यूज कर ली है, तो मुझे मार्च का रेंट पे करना होगा। लेकिन मैंने पे नहीं किया है, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? नेक्स्ट इज द इनकम रिसीवेबल। सो इनकम रिसीवेबल का मतलब, कृणाल, इनकम रिसीवेबल का मतलब नहीं पता है? इनकम सर, हाँ सर, थोड़ा आइडिया तो है। बोलो तो। इनकम रिसीवेबल यानी सर जो इनकम हमको मिलने वाली है, जैसा कि जो इनकम हमको मिलने वाली है लेकिन मिली नहीं है। मिली नहीं है। यस। समझ में? बैंक में नहीं आई है, लेकिन वो इनकम हमारी अक्रू हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वन इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसका मतलब क्या हुआ? सेम फॉर एग्जांपल, कमीशन मेरा हर मंथ ड्यू होता है 2 लाख रुपए, एज पर माई टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो मुझे मेरे क्लाइंट ने 2 महीने का कमीशन एडवांस में दे दिया 4 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने उसका काम तो किया ही नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आया? सो इट इज जस्ट लाइक अवर लायबिलिटी, बिकॉज वी हैव नॉट डन वर्क एट ऑल, सो दिस इनकम इज नॉट अक्रूड। अगर हमने काम नहीं किया तो ये पैसा हमें वापस लौटाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये समझ में आ रहा है आपको? सर एक बात पूछना था सर। हाँ बोलो।
सर ये आपके वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि स्टार्ट नहीं है कुछ, यानी जो आप स्क्रीन दिखा रहे हो उसमें कुछ नहीं है। सर हमको भी कुछ नहीं दिख रहा सर स्क्रीन पे। अब दिख रहा है? आप दिखा सर। ओके हाँ सर अभी दिखा। ओके। तो ये समझ में आ गया चारों कॉन्सेप्ट आपको? जी 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 सर, वो देख लेंगे सर अभी यूँ। कि एक बार फिर से ये व्हाइट बोर्ड पे करवा दूं आपको? चलेगा सर, वो बाकी यूँ देख लेंगे हम। आप कैरी ऑन करिए। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब खर्चा। मयंक हाँ नहीं सर। पता? कॉस्ट का मतलब सर पता है बोलो तो। सर, कॉस्ट मतलब हो गया सर, कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड सर्विसेज और लेबर प्रोडक्ट्स, ये सभी आएगा सर इसमें। तो कॉस्ट में क्या है? एच पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आएगा, अगर आपने कोई भी एसेट परचेज की, सो सच एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है? अगर मैंने 5 लाख की मशीनरी ली, ठीक है, so this machine is recognized in my financial statement at 5 लाख। समझ में आया? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी आप एसेट परचेज करते हो या फिर जो भी एक्सपेंडिचर करते हो, एट एक्स्ट्रा विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आया? जी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज फ्री फ्रॉम बायस। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट में अगर कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो इट इज फ्री फ्रॉम बायस। व्हाई? because we are recognize the asset at its actual cost। जो हमको पे करना है या फिर जो हमने पे किया है उसी कॉस्ट पे हम एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। सो इट इज फ्री फ्रॉम बायस। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इजियर देन द करंट कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू एट एक्स्ट्रा। समझ में आया? सो करंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? ऐसा पता है? सर क्या? करंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया जो ऑलरेडी उसका डिटरमाइंड वैल्यू है। सपोज कुछ भी हमने परचेज किया तो उसका एक एमआरपी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। एंड करंट कॉस्ट हो गया जिस प्रोडक्ट जिस वैल्यू पे हमने उसको सेल किया या परचेज किया। नहीं, लेकिन मुझे सेल करना ही नहीं है, मेरी मशीनरी है बैलेंस शीट में ऑलरेडी। हाँ सर, वो तो मैंने 5 लाख हिस्टोरिकल रुपए से कॉस्ट हो गया जिसमें हमने उसको परचेज किया, और करंट कॉस्ट वो हो गया जिसमें डेप्रिसिएट होने के बाद उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है प्रेजेंट डेट पे वो हो गया। नहीं, करंट कॉस्ट का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 लाख के मशीनरी परचेज की, ठीक है, 5 लाख की। तो एच पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में उसको 5 लाख से रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है? लेकिन 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, अगर उसकी कॉस्ट हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है, तो इस मशीन की करंट कॉस्ट क्या रहेगी 2 साल के बाद? अगर मैं परचेज करने जाऊंगा तो इस मशीन की कॉस्ट रहेगी 10 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए करंट कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख रुपए, लेकिन मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है ये। समझ में आ रहा है? तो मैंने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही रिकॉग्नाइज किया है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट आर फ्री फ्रॉम बायस। अगर मैं करंट कॉस्ट डिटरमाइन करने जाऊंगा तो हर एक बंदा करंट कॉस्ट अपनी तरह से अलग अलग डिटरमाइन करेगा, राइट? बिकॉज उसका कोई इनवॉइस नहीं होगा मेरे पास। समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ सर। ओके। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है?
पर्टिकुलर एसेट की आज कितनी वैल्यू है, ठीक है। मेरे बैलेंस शीट में मैंने 1 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दी है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं सेल करने जाऊं तो मुझे कोई बायर मिलने वाला नहीं है, 10 लाख भी मुझे कोई देने वाला नहीं है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। समझ में आया कि अगर मैं सेल करने जाऊं तो मुझे 10 लाख ही मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट वैल्यू which is different from historical cost. So historical cost is easier to ascertain than the current cost or a present value. Historical cost represent the actual figure outflow of the resources for acquiring the asset. It does not reflect the hypothetical figure or a notional figure. Notional figure का मतलब क्या है? Notional मतलब जो हमने फोरकास्ट किया हुआ है या फिर हमने डिटरमाइन किया हुआ है, लेकिन उसका कोई पक्का एविडेंस नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसका हमारे पास इनवॉइस होगा और उतने ही रुपयों का मेरा आउटफ्लो बैंक से हुआ होगा। ओके, लेकिन हिस्टोरिकल सिस्टम के कुछ क्रिटिसिज्म है। तो क्या क्रिटिसिज्म हो गए, कोई बताएगा मुझे? सुदीप। जी सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज क्रिटिसाइज्ड, व्हाई? पता नहीं सर। Because it does not reflect the value of asset in the inflationary situation. अगर मैंने 1 साल पहले, जैसे मैंने ये व्हाइट बोर्ड में दिखाया कि मैंने 2 साल पहले 5 लाख की मशीनरी परचेज की थी, ठीक है, लेकिन आज उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई है, लेकिन मेरे बुक्स में तो वह 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन ही रिकॉग्नाइज होगी। समझ में आया? सो इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द इन्फ्लेशन कंडीशन। इन्फ्लेशन की वजह से मेरे ये मशीन की कॉस्ट डबल हो गई है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो इट इज द नेगेटिव पॉइंट। ओके सर एक बात पूछना था। बोलो। सर करेंट कॉस्ट और प्रेजेंट कॉस्ट में सर ज्यादा क्या डिफरेंस है? आप बोल रहे हैं कि जैसे 5 लाख में मशीनरी हमने खरीदा, 2 साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख हो जाता है, तो सर अगर उसमें करंट कॉस्ट का मतलब मैं आज कुछ भी परचेज करने जाऊं तो वह मुझे कितने में पड़ेगी। समझ में आया? और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अगर मान लो कि मैं वह एसेट सेल करने जाता हूं तो उसका मुझे कितना मिलने वाला है। समझ में आया? ओके, यस सर। कि अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो इट इज अ ओल्ड एसेट, तो उसका मुझे कम प्राइस ही मिलने वाला है, ज्यादा प्राइस मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, और ये प्रेजेंट वैल्यू का जो भी कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंस में ज्यादा चलता है, ठीक है। कि अगर आप 10 साल के लिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 साल के बाद क्या रहेगी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह। फाइनेंस में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है। ओके सर। The financial statement prepared on the basis of cost concept loses the comparability. समझ में आया? अगर मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? अगर मैं अपनी तरफ से अलग कॉन्सेप्ट वाइज मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट की हैसियत से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ तो मैं किसी भी कंपनी से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दोनों का फंडामेंटल एस्टिमेशन अलग अलग हो जाएगा, तो वह वायबल कंपैरिजन होने वाली नहीं है। Many assets do not have an acquisition cost, so cost concept fail to recognize such asset like human resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती है। हमने किसी एम्प्लॉय को रखा है तो उसको हमको सैलरी ही देनी है, तो जब भी हम उसको अपॉइंट करते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब हम उसको सैलरी पे करते हैं तभी वो एक्सपेंडिचर हम रिकॉग्नाइज करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट,
तो ये तो इजी है, ऐसा आप बता पाओगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? सर मीन्स अगर कोई भी चेंज हुआ है, जैसे आपने जो मशीनरी का एग्जांपल दिया था, उसमें वो जो भी चेंजेस आता है, तो अगर वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तब वो रियलाइज्ड होता है अकाउंट, नहीं तो नहीं, अगर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि मैंने 5 लाख की मशीनरी रिकॉर्ड की अपने बुक्स में, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी मैंने रिकॉर्ड की मेरे बुक्स में। अगर मैं आज सेल करने जाऊं, वह मशीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, आज की तारीख में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरे पास कस्टमर है, मैं उसको 7.5 लाख में बेच सकता हूँ, ठीक है, मैं 5 लाख की मशीनरी 7.5 लाख में बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कस्टमर है, क्योंकि ये मशीन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं उसको 7.5 लाख पे रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा बिकॉज आई एम फॉलोइंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, तो मैं 5 लाख से ही रिकॉग्नाइज करूंगा। मैं उसको 7.5 लाख रिकॉग्नाइज कब करूंगा? जब एक्चुअल मशीन का सेल होगा। समझ में आ रहा है? और 7.5 लाख रियलाइज हो गए तो ही मैं उसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस अनलेस इट इज रियलाइज। समझ में आ रहा है? क्लियर है सर? यस सर। Okay, so asset which is recorded at its historical cost and any changes in the value should be recognized only when it is realized. So जब भी एक्चुअल रियलाइज होगा तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई भी एसेट को हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट से कैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद जब भी उसका एक्चुअल रियलाइजेशन होगा तब हम उसके चेंजेस को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, सो इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? if the value of asset has been permanently changed, the profit or loss arising out of such should be considered to reflect the true and fair picture of the enterprise, otherwise the accounting will become distorted or meaningless. So कोई भी एसेट की अगर वैल्यू परमानेंटली चेंज हो जाती है तो मुझे उसको एक्चुअली में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैं तब ही रिकॉग्नाइज करूंगा जब वह एक्चुअली में रियलाइज होगी, वरना मैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रखूंगा। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म फॉर दिस concept. Now next one is the revaluation of the asset. Revaluation का एसेट का मतलब क्या होता है? जो भी मेरी एसेट मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट को पे रिकॉग्नाइज की थी उसको मैं रीवैल्यू करूंगा। इट में बी इंक्रीजिंग रिवैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। समझ में आया? अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है। सेम फॉर एग्जांपल मशीनरी शुड बी रीवैल्यूड बाय अपवर्ड ₹1 लाख। सो मेरी मशीनरी अगर 5 लाख की है, मैं 1 लाख का रिवैल्यूएशन करता हूं तो मेरी मशीनरी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? 6 लाख रुपए। तो इसे बोलेंगे अपवर्ड वैल्यूएशन। हाउएवर दिस रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक। समझ में आया? अगर मेरे पास 15 मशीन है तो मुझे हर एक मशीन की वैल्यू को रिवैल्यूट करना होगा, ना कि एक मशीन को, ठीक है? तो ही उसे सिस्टमैटिक बेसिस माना जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ गुड रिवैल्यूएशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है इसमें? मयंक, सुदीप, सर? नो सर। सोनल, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो अभी तक जो भी था वो हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, ये किसी को पता है ड्यूअल एस्पेक्ट? ऐसा आपको पता है? सर हाँ, तो इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट बोलो। डुअल एस्पेक्ट हो गया जिसमें दोनों होते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
मतलब हाँ। डबल बुक एंट्री बुक कीपिंग जो होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होगी, एक होगी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द अकाउंटिंग। हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्री होगी, एक डेबिट एंट्री एंड दूसरी होगी क्रेडिट एंट्री। समझ में आ गया? सो दिस इज द कोर ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। As per this concept, each and every transaction has one effect as a debit and second is effect is as a credit. So now we will consider some of the practical aspect. अगर कोई एसेट इंक्रीज होती है तो सामने ऐसा भी हो सकता है कि सामने कोई एसेट डिक्रीज हो सकती है। समझ में आया? तो ही दो इफेक्ट रहेगी, वन इज a डेबिट एंड सेकंड इज द क्रेडिट। Same for example, purchase of machine for rupees 40,000 by paying the cash. So मैंने मशीन परचेज किया, तो this machine is my asset. So मेरी एसेट इंक्रीज हुई। समझ में आ रहा है मयंक? सर नहीं आया समझ में। मैंने परचेज एसेट परचेज की। हाँ ठीक है, अगर मैंने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी for rupees 5 lakhs, I have made bank payment to Mr. X from whom I have purchased the machine. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी फैक्ट्री में मशीन आ रही है, मतलब मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। समझ में आया मयंक? मशीनरी इज माई एसेट बिकॉज आई एम गेटिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम इट। समझ में आ रहा है? दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो आई विल कंसिडर इट एज अ फिक्स्ड एसेट। सो मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, सो आई विल डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड विथ 5 लाख रुपीज। 2, बैंक में से मेरा पेमेंट हो रहा है, सो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। सो मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया? मेरा एक ही ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट हो गई, एक डेबिट एज वेल एज दी क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट इज दी, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एसेट इंक्रीज होगी साथ में लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सो इसका एग्जांपल कोई दे सकता है? अगर मैंने यहाँ बैंक का पेमेंट नहीं किया है, मैंने मिस्टर एक्स से परचेज कर दिए मशीनरी, ठीक है, 5 लाख रुपए में, मैंने बैंक का पेमेंट नहीं किया है, सो मेरे फैक्ट्री में तो मशीन आ गई, मेरी एसेट इंक्रीज हो गई, ठीक है, 5 लाख रुपए से। लेकिन मुझे मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो आई एम लायबल टू पे 5 लाख रुपीज टू मिस्टर एक्स, सो दिस इज माई लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मिस्टर एक्स अकाउंट, क्योंकि मुझे मिस्टर एक्स को 5 लाख का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन माई लायबिलिटी। बिकॉज मशीनरी आई तो मेरी एसेट इंक्रीज हुई, लेकिन सामने मुझे पेमेंट भी करना है मेरे सप्लायर को, तो मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। अंडरस्टैंड? Next is the decrease in the asset and a decrease in the liability. So ये दोनों एग्जाम्पल से कोई बता पाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमें क्या करना है? डिक्रीज इन अ एसेट। सर क्या पूछा हेलो, आपने? डिक्रीज इन अ एसेट एंड अ डिक्रीज इन अ लायबिलिटी। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बता पाओगे कि मेरी एसेट भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है? ठीक है,
सर जैसे कि कोई भी क्रेडिट परचेज हो, जैसे कि अगर वो पे अप हो तो इवेंचुअली लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। परचेज किया तो उसको क्या करना है हमें? पेमेंट किया, जैसे कि मैंने आपसे राइट। परचेज तो किया था। यही हमारा एग्जांपल है, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमने मशीन परचेज किया था मिस्टर एक्स से, सो आई एम लायबल टू पे ₹5 लाख टू मिस्टर एक्स। तो अब अगर मैं मिस्टर एक्स को 5 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज डिक्रीज इन माय एसेट, राइट। और मिस्टर एक्स को मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एग्जांपल दैट माय एसेट इज आल्सो रिड्यूसिंग एंड माय लायबिलिटी इज आल्सो रिड्यूसिंग। समझ में आया? नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सो इसका एग्जांपल आप समझ लो, क्रेडिटर पेड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? सुदीप पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? बैंक ओवरड्राफ्ट सर, हाँ, जो बैंक हमको एक लिमिट देता है एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट करने का, नहीं एक्स्ट्रा हमारे बैलेंस के अलावा हमें यूज करने को मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं है, बट बैंक ने हमें इतनी लिमिट दे रखी है कि आप इतने लिमिट तक आप अकाउंट को यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सो अगर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट से किया, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय लायबिलिटी, लेकिन मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर मेरे कम हो जाएगा, तो दिस इज माय डिक्रीज इन लायबिलिटी बिकॉज डिक्रीज इन माय क्रेडिटर। And second is my overdraft is increasing because I am paying from overdraft. So my liability is increasing. So this is the example of increase in one liability and decrease in the second liability. Understand? समझ में आया ये आपको कि नहीं आया? आ रहा है। ठीक है, हम जब भी इसका एग्जाम्पल करेंगे या फिर बेसिक करेंगे कि कौन सी एंट्री कैसे पास होती है, जर्नल एंट्री, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बैलेंस शीट का इक्वेशन क्या होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अगर आप कोई भी बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की तो ऐसे आएगी, अगर आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे आएगी लायबिलिटी और यहाँ पे आएगा आपका एसेट। ठीक है, सो एसेट में कौन कौन से आएंगे? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिट। और लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स एट एक्स्ट्रा। समझ में आया? सो अब कोई मुझे बताएगा डेटर्स का मतलब क्या होता है? यानी जिनसे पैसे लेने हैं सर। हाँ, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसको हमें सेल किया है और यस सर, जिसको सेल उन्होंने किया। हमें पैसा नहीं दिया है सेल का, तो उसे हम बोलेंगे डेटर्स। और क्रेडिटर का मतलब जहां से हमने परचेज किया है लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है तो उसको बोलेंगे क्रेडिटर। सो जो भी मेरी लायबिलिटी होगी वो इस साइड पे आएगी, एसेट होगी वो इस साइड पे आएगी। ठीक है, तो जनरली ऑल द एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस। समझ में आया? जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप देखोगे ऑल द एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस। ये मस्ट you remember that all the asset must be having the debit balance and all the liability must have the credit balance। ठीक है, और आपका बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का लायबिलिटी एज वेल एज द एसेट मैच हो जाना चाहिए। ठीक है,
दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। सो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा बैलेंस शीट का? कैपिटल प्लस अदर आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल को क्या बोलते हैं? इनसाइड लायबिलिटी। बिकॉज हमने कल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स। सो ओनर जो भी कैपिटल इनफ्लो करता है उससे हम बोलेंगे लायबिलिटी, ठीक है, पर इट इज अ इनसाइड लायबिलिटी। एंड अदर पर्सन जैसे कि क्रेडिटर और किसी और से हमने लोन ली है तो उससे बोलेंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू दी फिक्स एसेट और अ करंट एसेट। सो फिक्स एसेट का मतलब, मयंक, फिक्स एसेट का मतलब पता है आपको? कल हमने पढ़ा था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जिसका बेनिफिट हमें 1 ईयर या उससे 1 ईयर से ज्यादा मिलने वाला है, उससे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? मशीनरी आपकी आ जाएगी, या फिर बिल्डिंग का रिनोवेट किया, ऑफिस बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर बनाया, दिस आर दी पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका सर, क्या बेनिफिट पूछे? हमें 1 साल से ज्यादा टाइम तक मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट, ठीक सर, है। क्या और पूछ रहे करंट थे? एसेट का मतलब जिसका रियलाइजेशन 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, उसे बोलेंगे करंट एसेट। तो करंट एसेट में क्या आएगा? कैश, बैंक, डेटर्स एंड सर स्टॉक। मयंक आपसे कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो। सर, आप कुछ पूछे थे उस समय, मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था सर। हाँ बोलो बोलो। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे को। हाँ, फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? सर, प्लांट मशीनरी, कंपनी व्हीकल्स, ये बिल्डिंग। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? 1 साल से ज्यादा जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा जो एक्सपेंडिचर का, उससे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, ऑफिस बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर बनाया, या फिर हमने कार परचेज की बिजनेस के लिए, या फिर ट्रक परचेज किया, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैंने ट्रक परचेज किया। सो इट इज पार्ट ऑफ माय फिक्स एसेट। समझ में आया? उस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम करते हैं? बिकॉज जैसे जैसे मेरी एसेट की लाइफ जाएगी, ऐसे ऐसे मेरी एसेट की कैपेसिटी रिड्यूस होगी। और मतलब कि अगर मेरे प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ सिर्फ 10 साल की है, तो 10 साल के बाद वो मशीन हो जाएगा क्रैप, मैं उसका कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? सो I will recognize the depreciation in my profit and loss account for the period of a 10 year proportionately। समझ में आ रहा है कि 10 साल तक मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो 10 साल तक मैं उसकी पूरी की पूरी वैल्यू राइट ऑफ कर दूंगा बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ करंट एसेट में क्या आएगा कि जिसकी भी वैल्यू, एसेट की वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगी। सेम फॉर एग्जांपल स्टॉक। तो स्टॉक मेरा 1 साल के अंदर अंदर बिक जाने वाला है, तो स्टॉक इज द पार्ट ऑफ माय करंट एसेट। फिर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर डेटर्स, डेटर का पैसा भी मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिलने वाला ही है, तो उससे मानेंगे करंट एसेट। अंडरस्टैंड? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो आता है ना सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ द करंट एसेट। ओके, और एक और इक्वेशन में बताए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सर, इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट है, फिक्स एसेट, फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में आएगा करंट एसेट। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाने वाली है, तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उससे बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 1 साल से ज्यादा वाला इन्वेस्टमेंट को जनरली हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो अगर आप कोई भी बैलेंस शीट देखोगे तो करंट सर। एसेट, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आर 3 सेपरेट हेड फॉर दी। अगर आप लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा।
नाउ मैंने पूछा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सुदीप, जी सर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लायबिलिटी ही है, मुझे पे करनी ही है, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? नहीं पता सर। मैंने कार परचेज की, ठीक है, अगर जी। आप कार परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए, जी। तो मैंने 7 साल की लोन ली, ठीक है, तो हर एक जी। मंथ मुझे उसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो 7 साल इज द लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड, ठीक है। हम जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पीरियड का बनाते थे? सिर्फ 1 साल का, ठीक है, जी। दैट जी। इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। जी। लेकिन मेरी लोन कितने ईयर चलने वाली है? 7 7 ईयर। साल। सो दिस जी। इज माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ में आ रहा जी। है? जी। जी। ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी चला है बिकॉज ऑफ द इंडियन एएस, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अगर मेरे 7 साल की लोन है तो अगले 1 साल तक मुझे जो भी इंस्टॉलमेंट पे करना है, मान लो कि नेक्स्ट ईयर में मुझे 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है और बाकी के 6 ईयर में मुझे 5 लाख का पेमेंट करना है, तो दिस 5 लाख विल बी माई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड दिस 2 लाख विल बी माई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। समझ में आया? जी। लिस्टेड कंपनी अपनी बैलेंस शीट में ऐसे दिखाती है कि जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट मुझे 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, दिस इज माय शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एंड 1 साल के बाद जो भी पेमेंट करना है, दिस इज माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके। सर शॉर्ट टर्म में तो इनकम टैक्स का जो पेबल आता है सर, वो भी हाँ, तो इनकम टैक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो तो बिकॉज हमने इनकम साल भर टैक्स को में हम pay 5 किया। साल में डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ सर। ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक की कैश क्रेडिट, बैंक सीसी, दिस हाँ इज ऑल्सो द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जब भी बैंक डिमांड करेगी यू हैव टू पे द सेम। समझ में आया? यस सर। ओके। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर डे टू डे जो ऑपरेशंस होता है वही वर्किंग डे का मतलब होता है क्या सर? हाँ, डे टू डे मेरे एक्सपेंस होते हैं, उसको मुझे उसका खर्चा चुकाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और हाँ सर। एक और कॉन्सेप्ट होता है नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसा तुम्हें पता होगा ना? सर क्या? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब? नेट वर्किंग कैपिटल सर नहीं। आपकी जो भी करंट एसेट है, मेरे पास 5 लाख की कैश पड़ी है और 5 लाख का बैंक बैलेंस है, तो मेरे पास कैपिटल कितनी है? वर्किंग कैपिटल 10 लाख में 10 लाख मेरे पास लिक्विड पड़ा है, मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ विथआउट वेटिंग फॉर अ वन मोमेंट। समझ में आया? मेरे पास 5 लाख कैश है और 5 लाख बैंक में बैलेंस पड़ा है, मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। और मेरा 4 लाख के क्रेडिटर है, तो 10 लाख की मेरी वर्किंग कैपिटल लेस 4 लाख के क्रेडिटर, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। समझ में आया? अगर मैं आज ही मेरे करंट लायबिलिटी पे कर देता हूँ, तो जो भी मेरा कैपिटल बचेगा वर्किंग, उसे बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। जस्ट अ मिनट, अगर मैं गूगल से फाइंड करके दे सकता हूँ तो मैं आपको वर्किंग कैपिटल का इक्वेशन आपको बता देता हूँ।
तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होगा क्या नेट वर्किंग कैपिटल में? हाँ, नेट वर्किंग कैपिटल में वही आएगा, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। अभी मेरे पास कोई रेडी एग्जांपल नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, नाउ द फुल डिस्क्लोजर, जो भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है और उसके हिसाब से मैंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए उसका मुझे फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अबाइड बाय लॉ। ठीक है, पहले तो डिस्क्लोजर देना क्यों जरूरी है? फॉर द पर्पज ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं डिस्क्लोजर फुल्ली नहीं दूंगा तो वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? इट इज अबाइड बाय लॉ, बिकॉज लॉ ने बोला है इसलिए आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है। सो डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑल द फैक्ट, event and transaction to understand the real position of the business. The term disclosure means the statement prescribe each and every event, including the amount involved, should be added to the financial statement as a note thereon. Disclosure is not same accounting. Accounting means accounting entry will be passed, whereas the disclosure means statement, only the statement. So disclosure देना जरूरी क्यों है? तो एक तो कि लॉ ने बोला है इसलिए लेना जरूरी है, और दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इन्फोसिस की सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो भी नोट्स लिखी होती है, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो ही आपको 1-to-1 शेड्यूल समझ में आएंगे। सो दिस फुल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द, अगर आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया कि मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने दिखा दिया कि मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मार्च 2020 में मेरे क्लाइंट ने हाई कोर्ट में मेरे पे 50 लाख का मानहानि का दावा कर दिया है। ठीक है, मेरे पे, बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द रेपुटेशन लॉस बाय अस टू अवर कॉम्पिटिटर। सो अगर मैं ये फैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाता नहीं हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट 1 करोड़ का हो गया, और ये तो फिक्स नहीं है कि मुझे 50 लाख का उसको पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है? जब भी हाई कोर्ट में अगर मैं केस हार जाऊंगा तो ही मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा, अगर हाई कोर्ट मुझे बोलेगी तो, वरना दिस इज माय कंटीजेंट लायबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड। अगर हाई कोर्ट मुझे बोलेगी तो ही मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, सो अभी तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैं अगर इसको नहीं दिखाऊंगा तो यूजर्स को ये पता नहीं चलेगा कि मेरी कंपनी के ऊपर हाई कोर्ट में एक केस डला हुआ है। ठीक है, सो लीगल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट माय कंपनी फॉर द वायोलेशन ऑफ सम ऑफ द राइट ऑफ माय कॉम्पिटिटर, but it is not measured in the financial term or it is not measured in the monetary term. So I am not passing entry in the books of account, but I have to disclose the same to the users of the information. तो उससे पता चलेगा कि मेरी कंपनी के ऊपर हाई कोर्ट का केस चल रहा है। अगर मेरी कंपनी एक केस हार जाती है तो उसपे 50 लाख की लायबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया? फॉर दैट पर्पज डिस्क्लोजर इज इम्पोर्टेंट। ओके कृणाल, इसमें किसी को क्वेश्चन है? सर नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज द मटेरियलिटी। ठीक है, तो मटेरियलिटी का मतलब हमें सिर्फ मटेरियल आइटम को ही डिस्क्लोज करना है, हर एक आइटम को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मटेरियलिटी का मतलब जो डिस्क्लोज करने की वजह से यूजर्स अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। ठीक है, सेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट है और 50 लाख का केस हुआ है, लेकिन किसी ने सिर्फ मेरे पे 5,000 के लिए ही हाई कोर्ट में केस कर दिया है, ओनली फॉर 5,000। सो दिस इज नॉट मटेरियल फॉर मी बिकॉज मेरा प्रॉफिट ही 1 करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो उसका डिस्क्लोजर मैं नहीं करूंगा तो चलेगा। अंडरस्टैंड?
समझ में आ रहा है मटेरियलिटी का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ 50 लाख इज अ मटेरियल अमाउंट बिकॉज माई बिजनेस वॉल्यूम इज so much and it is also comparative to the my legal suit amount. However, अगर वही 50 लाख की अमाउंट अगर 5,000 में कन्वर्ट हो जाती है, so this is not material for me. So materiality concept may be differ from one person to another person. ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ मटेरियल हो गए, 10 करोड़ मटेरियल नहीं हो गए, लेकिन मेरी कंपनी है तो मेरे लिए 5 लाख भी मटेरियल हो जाएंगे. ठीक है? बिकॉज मेरा बिजनेस वॉल्यूम और रिलायंस का बिजनेस वॉल्यूम में जमीन आसमान का अंतर होगा. अंडरस्टैंड? सो मटेरियलिटी विल डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो आई हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन. नाउ another concept is the substance over the legal form. So मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मार्च 2020 में मैंने एक एसेट परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹55 लाख. ठीक है? मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, ये एसेट भी मेरे पोजीशन में आ गई. आज मैं उस एसेट पे मेरी फैक्ट्री डाल के मैं उसका यूज कर रहा हूँ, लेकिन लीगली वो एसेट अभी भी परचेजर के नाम पे है, उसका कन्वेंस डीड नहीं हुआ है, वो मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है. लेकिन क्योंकि पोजीशन भी मेरे पास है, मैं उसका राइट एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, ओनली लीगल फॉर्मेलिटी इज पेंडिंग. सो मैं इस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर दूंगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज अ सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म बिकॉज लीगली ये एसेट मेरे पास आई नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटी आर पेंडिंग. ओके, लेकिन सब्सटेंस क्या है कि वह एसेट आज मैं ही यूज कर रहा हूँ, वह एसेट मेरी हो गई है because I have paid full amount as per the agreement. ओके, इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर. सर बाकी का कल से करें सर, आज एकदम बहुत ज्यादा थक गया सर. सर आज थक गया बहुत ज्यादा, कल से करें सर. ठीक है, तो टाइम भी बहुत हो गया सर, आज लेट चालू हुआ ना क्लास भी. हाँ ठीक है, तो कल से हम 8:15 को चालू कर देंगे. ठीक है? ठीक है सर. ओके ओके सर. ऐसा कृणाल, आर यू ओके? यस सर. तो कल से हम Yes, sir. चले जाएंगे. ओनली 3 स्लाइड आर पेंडिंग. अगर आप बोलते हैं तो आज खत्म कर देते हैं, कल से प्रैक्टिकल कर देंगे. बोलो. सर कल ही कर दीजिए सर, दिमाग काम करना बंद कर दिया अभी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू सर.